नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, लोग सोच रहे थे कि बिहार की राजनीति का सब सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन पटना के बंद कमरों में एक ऐसा साइलेंट खेला हो गया है जिसने मोदी शाह के चक्रव्यूह को भी उलझा कर रख दिया है। तीन नाम तीन नाम ऐसे सामने आए हैं जिसने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। इन तीनों की गोटियां इस तरह सेट हो चुकी है कि बीजेपी अब चाह कर भी इन्हें नहीं रोक पाएगी। गठबंधन की मजबूरी कहिए या पर्दे के पीछे का कोई साइलेंट खेला, लेकिन इन तीन कदावर नेताओं को सेफ जोन में जाने से रोकने का हर प्लान इस वक्त फेल होता नजर आ रहा है। तो आखिर बंद कमरों में कौन सा ऐसा गुप्त समझौता हुआ जिसने अचानक पूरी बाजी पलट दी, और क्यों इस बार खुद को अलग समझने वाली रणनीति भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं बाबा के साथ। हमारे साथ बाबा है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, ये जो 3 नामों का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, आखिर वो नाम कौन-कौन है? और ये भी बताइए कि इनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिना किसी ज़मीनी खींचतान के बहुत आसानी से इन्हें सीधे सेफ ज़ोन की टिकट मिल गई और कैबिनेट का रास्ता भी साफ हो गया। तो क्या ये शीर्ष नेतृत्व की रणनीति का सरेंडर है या फिर बिहार में गठबंधन को बचाने रखने का एक मजबूरी भरा सौदा? देखिए शिवांगी, मैंने कई बार आपसे भी बात की है और खबरों में मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि गठबंधन की राजनीति में कब क्या हो जाए, कहना जी, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ सब कुछ सुविधा के लिए होता है, न कि सेवा के लिए। जी, आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी है उसमें एक पीढ़ी के आने और दूसरे पीढ़ी के जाने का ये काल चल रहा है। ये बिल्कुल। 2026 से लेकर के 2029 तक का जो फेज होगा, इसमें इस देश की राजनीति कई तरह से करवट लेगी। हुँ, एक तरफ आप देख रही होंगी कि पुराने लोग जो पिछले लगभग 4 दशक से इस देश की बिहार की राजनीति पर ट्रेंड कर रहे थे, उन लोगों का अंत हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा टेन्योर रहा है, 4 दशक छोटा-मोटा समय नहीं होता है। जी, जी, और उसके बाद अब नई पीढ़ी के आने का शुभारंभ हो गया है। इसमें कई नए चेहरे आपको देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो बिहार की बात कर लें या देश की राजनीति में बात कर लें। जी, 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा, बहुत सारे युवा जीत करके आए थे। कई लोग 2-3 चुनाव पहले से ही अपनी ज़मीन तैयार कर रहे थे और कई लोग 2-3 चुनाव से राजनीति में प्रवेश भी कर गए थे। जैसे हुँ, चिराग पासवान की बात आप कर सकती हैं, आप बात कर सकते हैं तेजस्वी यादव की, बिहार में जी, उनका भी पदार्पण हो गया था। जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र का पदार्पण करा दिया था। नीतीश कुमार बचे हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा बचे हुए थे। अब ऐसे में आप देख रहे होंगे कि लगातार इन लोगों के नाम चल रहे हैं कि ये अपनी पार्टी को कैसे सँभालेंगे। कुछ लोग सँभाल भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह सँभाल रहे हैं, जैसे चिराग पासवान अच्छी तरह सँभाल रहे हैं। लेकिन इन सब में अब आने वाले 2029 और 30 में इस देश का बागडोर किसके हाथ में होगा, ये तय करना है। और इसको तय करने से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार से ये ज्वार-भाटा उठा है, अपने-अपने बेटों को सेट करने का, जी, जी, वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। इसको लेकर के कोई भी उठा-पटक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार जब हाशिए पर चले गए थे 2014 के चुनाव में, जी, तो 2015 में जो गठबंधन बना तो लालू प्रसाद की सबसे पहली शर्त थी, हालाँकि उस समय लालू प्रसाद चुनाव लड़ने से अयोग्य थे, उन पर कई तरह के मुकदमे चल रहे थे। हुँ, चुनाव लड़ने से उनको संवैधानिक रूप से वंचित कर दिया गया था। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों का हाथ जो है नीतीश कुमार को पकड़ा दिया और कहा कि अब इनके राजनीतिक गुरु आप हैं, आप आगे लेकर के चलिए। ऐसा जी, हुआ भी। जी, वैसे ही जी, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान का भी हाथ पकड़ा करके रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी को और कहा कि अब आपके साथ ये चलना है, आप इसको गाइड कीजिए, और जी, किया भी। लेकिन इन सारी बातों के साथ-साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो पिछले लगभग 12 वर्षों में, मैं 12 वर्षों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इस हुँ, 12 वर्षों में कई नई बातें हुई हैं, जिसमें मेरी 2 लाइनें बड़ा ही मौजू हैं कि हमें छोड़कर बहुत पछताओगे, न रहेंगे साथ तो तोहमत किस पर लगाओगे। जी, अब इस बात को लेकर के आप समझ लीजिए कि एक तरफ मैं कई बार कह चुका हूँ कि देखिए, एक बार फिर से वो कुल्हाड़ी और लकड़ी वाली बात जो है सामने नजर आ रही है। नीतीश जी, कुमार की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अंडर प्रेशर रखने के लिए लालू प्रसाद के कंधे पर सवार रही है। तो हुँ, वहीं लालू प्रसाद भी बार-बार
इस बात से डराते रहे हैं, जैसे ही ये 2020 में 75 सीटें लालू प्रसाद को आई, उस समय ही ये तय हो गया था कि ये सरकार जो है एनडीए की लंबे समय तक या पूर्णकालिक नहीं होगी, क्योंकि जी बीच में ही जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह से आंकड़ों का अंतर है, वो साफ-साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार जरा-सा भी अगर सफोकेशन महसूस करेंगे, तो वो एनडीए छोड़ सकते हैं और ऐसा हुआ भी। एक बार फिर से मैं जो बातें कह रहा हूँ, उस पर भले ही लोगों को आज विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन ऐसा पूरी तरह से प्रतीत हो रहा है और जो मैंने अब तक का राजनीतिक अनुभव मेरा रहा है, मैंने जो इन लोगों को देखा है, उससे साफ लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन, जो नीतीश कुमार के कहा जाए तो सपनों का गठबंधन था, नीतीश जी कुमार जी ने इस गठबंधन को गैर भाजपाई दलों को जुटाकर बनाया था। भले ही नीतीश कुमार नहीं रहे, लेकिन ये गठबंधन अभी भी जीवित है। हालांकि उस स्थिति में नहीं है कि ये बहुत तेज दौड़ सके, थोड़ा इसको इंजेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा इसको हॉर्लिक्स की जरूरत है। और वो हॉर्लिक्स धीरे धीरे करके कैसे मिलेगा, इसके जुगाड़ में जितने भी गैर भाजपाई दल हैं और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, वो जुगाड़ में लगे हुए हैं। इंडिया जी गठबंधन की बैठक होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ जाती है और वो तुरंत एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाता है। बिल्कुल और उसी दिल्ली में जस्ट दूसरे दिन उसके मीटिंग में आपको एक चीज नजर आया होगा कि जहां इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नाराज लोग उस मीटिंग का हिस्सा बने थे, वहीं एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। इसके बाद चर्चा इस बात को लेकर के हो गई कि नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नाराजगी उनकी है। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि सम्राट चौधरी यदि बहुत मजबूत हैं, कल ही आपको मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से मीडिया संवाद में बातचीत किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा करने और किसी प्रधानमंत्री के सबसे अधिक समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बना, उसको लेकर के कई राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, केंद्र में सब जगह जश्न मनाया जा रहा है। पटना में भी मनाया जा रहा था। आपको पता होगा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली गए थे, जहां केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जश्न मनाया जा रहा था। उसमें भी जी उन्होंने अमित शाह से बिहार को लेकर के कई सवाल पूछे, जिसकी चर्चा हमने की थी। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं तो वहां खुद ही मौजूद था पटना में। सम्राट चौधरी के साथ संवाद में कई लोगों ने कई तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन एक बार फिर से नमन जी ने जो सवाल पूछा, वो सवाल काफी मौजूद था, क्योंकि जी नमन जी ने बिहार के विकास, बिहार के लोगों का के पलायन और बिहार के जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने का रास्ता पूछा कि ये रास्ता कैसे निकालेंगे आप। हालांकि कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर के ये दूसरी मुलाकात थी नमन जी के साथ, और हमारे साथ तो कई मुलाकातें हो चुकी हैं। नमन जी ने पहली मुलाकात में उनसे उद्योग लगाने की बात, और जो वो दुनिया भर में घूमते हैं, उनके जो लोग हैं, जिन लोगों से उन लोगों ने बातचीत किया था बिहार में निवेश करने के लिए, उन लोगों की बात भी रखी। और सम्राट चौधरी से बात करने के बाद सम्राट चौधरी ने भी 30 दिनों के अंदर एनओसी देने की और बहुत सारी बातें की। 1 रुपए में उन लोगों को जमीन देने की बात की। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी हैं। मैं चाहूंगा कि उस पर आप एक एपिसोड जरूर करें। उन जी सभी चीजों को लेकर के जो बातें हुई, उसमें बड़ा ही सकारात्मक पहलू नजर आया कि सरकार बहुत कुछ सोच रही है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट चौधरी ये बात अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं और उसके लिए वो डिटरमाइंड भी हैं। पूरी जी तैयारी उन्होंने बिल्कुल कर ली है कि वो आने वाले समय में बिहार को अपने हिसाब से बदलेंगे। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार ने अब तक जो किया, उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ वो अपने आइडियाज और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को भी साथ लेकर के चलेंगे। उसी के आधार पर बिहार का विकास करेंगे और विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने की बात करेंगे। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, जैसे ही इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत होता है कि बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी जी बिल्कुल इसकी बेचैनी बढ़ने के पीछे का कारण है कि अभी भी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये दो धुरंधर जीवित हैं। और इनके होने का मतलब है, इनके दिमाग चलने का मतलब है कि बिहार में कभी भी कोई बड़ा उलट पुलट हो सकता है और बिहार के उलट पुलट का असर इस देश की राजनीति में हो सकता है। क्षेत्रीय दलों का मैं बार बार बता रहा हूं कि उनका जिस तरह से विलोप हो रहा है, जिस तरह से वो हाशिए पर जा रहे हैं, ममता बनर्जी तक अब फ्रेम से बाहर चली गई हैं। अब तो ये भी लग रहा है कि उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। मैंने आज ही एक खबर किया है जिसमें मैंने बताया कि 72 घंटे का समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, और इसमें 72 घंटे में सिर्फ एक ही नहीं,
कई ऐसी बातें चल रही हैं। एक तरफ इस 72 घंटे का सबसे पहला सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार की राजनीति में और एनडीए गठबंधन से नाराज हैं अपने पुत्र को एमएलसी नहीं बनाने से, वो आज अपनी पार्टी की आंतरिक बैठक कर रहे हैं। जी। दिल्ली में उनकी बैठक हो रही है, उस बैठक से क्या निकल करके आता है, कई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी का विलय भाजपा से भले न करें, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आकर के पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं। जी, हालांकि जी। एक बार उन्हें झटका लग चुका है, जदयू छोड़ चुके हैं वो, लेकिन फिर अब कोई रास्ता जब आपके पास नहीं हो, एक जगह गड्ढा हो, एक जगह खाई हो, एक जगह पानी से भरा हुआ हो, तो आप कोशिश करेंगे कि पानी से भरे हुए में जाए कि हो सकता है तैर करके आप निकल जाए। तो उसी तरह से अब कूदने की बारी आ गई है और उपेंद्र कुशवाहा कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में लग गए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसके साथ साथ निशांत को लेकर के भी 21 तारीख को जो नीतीश कुमार की आंतरिक बैठक होने वाली है, उस जी। बैठक में कई बड़े फैसले होने वाले हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बिल्कुल। बात मैंने आपको भी याद दिलाया था और कई बार मैं कह चुका हूं कि लालू प्रसाद ने भी तेजस्वी यादव को पूरा अधिकार दे दिया है जी। कि वो पार्टी को जैसे चलाना चाहे जैसे चलाए, चले, जी। कार्यकारी अध्यक्ष भी उनको बना दिया है। इससे पहले भी उनको कई अधिकार दिए गए थे। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं और इन परिस्थितियों के बनने से एक बात तो पूरी तरह से नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद या फिर नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, ये तीनों अपने अपने बेटों को पूरी तरह से सेट करने की स्थिति में आएंगे और ये तब संभव होगा जब ये तीनों एक साथ आ जाए। अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बिहार की राजनीति में एक बड़ा चंक तैयार होगा, जो यही नहीं केंद्र की राजनीति में भी काफी असरदार होगा, क्योंकि लालू प्रसाद के पास भी 4 विधायक हैं, 3 विधायक कांग्रेस के पास भी हैं जो कि सपोर्ट में खड़ी रहेगी, नीतीश कुमार के पास 12 विधायक माफ कीजिएगा सांसद हैं। जी। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं और एक संभावना तो ये भी बनती है कि नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं तो बिहार में भी 122 के मैजिक आंकड़े तक ये विपक्ष पहुंच सकता है, जी, गैर बिल्कुल। भाजपाई दल पहुंच सकते हैं। अब जी। इसको लेकर के आप देख लीजिए तो वाम दल भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उनका भी मानना ये है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एकजुटता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी। ममता बनर्जी जो कलकत्ता लूज कर चुकी हैं, वो भी अब हाथ पर पटक रही हैं कि हम लोगों से गलती हो गई। अरविंद केजरीवाल भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी दल हैं, वो अब आने वाले समय के लिए एकजुट होने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, आईआईपी साथ मिलकर के जहां बिहार में काम कर रहे हैं, वहीं देश स्तर पर भी इनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है। जी। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इस गठबंधन के एकजुट नहीं होने का सबसे बड़ा दंश झेलना पड़ा था जो राज्यसभा का चुनाव हुआ। मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास कांग्रेस के और फैजल रहमान जो जी। जी। राजद के थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। एक तरह से कहिए तो उन्होंने एनडीए का साथ दे दिया था। वो गए ही नहीं थे वोटिंग में। अगर वो जाते तो परिस्थितियां कुछ अलग होती। जी। तेजस्वी अपने परिवार और बाकी चीजों को जोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए कितना उसमें सफल हो पाते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका परिवार एक हो गया हो, लेकिन बैठक की जो तस्वीर दिल्ली से आई है वो तस्वीर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए काफी है। और जी। ऐसे में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को, जिसको वो पहले ला तो नहीं रहे थे, हालांकि लालू प्रसाद ने लाया था, लेकिन ये दोनों परिवारवाद से बड़ा दूर रहा करते थे। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी नहीं है। दोनों के बेटे अब राजनीति में आ चुके हैं और दोनों मंत्रिमंडल का हिस्सा है। अगर इनके एक तो नीतीश कुमार के बेटे को तो मंत्रिमंडल मिल गया और वो एमएलसी भी बन गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। जी। जी। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो चुनौतियां हैं उस चुनौती को अकेले नहीं बल्कि सब मिल करके तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां चुनाव में हार के बाद बिहार में कांग्रेस, माले जैसी पार्टियां खुद को निचले स्तर पर ताकतवर बनाने में लग गई हैं। लग गई है। जी। सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी, आप देखी होंगी कि 1 करोड़ का जट लगाए हुए 1 करोड़ सदस्य हो गए हमारे। इधर आरसीपी सिंह को लेकर के और भी पुराने साथियों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपने देखा होगा कि ललन सिंह का बयान बदल गया है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। संजय झा का रुख पलटा हुआ है। यानी कि पूरी तरह से आप देख लिए तो एक तरफ जहां जेडीयू इस बात को लेकर के और नीतीश कुमार खास करके उनके आइडियोलॉजी, उनके द्वारा स्थापित जो काम करने का तरीका था,
उसमें परिवर्तन होता नजर आ रहा है। जी अपराध बढ़े हैं, इसको लेकर के भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार अब दबाव बनाना शुरू करेंगे। यानी सब कुछ लेकर के बिहार में जो आर्थिक स्थिति को लेकर के कहा जा रहा है, हालाँकि सम्राट चौधरी ने कल बड़ा ही मौजूद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जाकर के देख लीजिए, किसको वेतन नहीं मिल रहा है, किसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, किस ठेकेदार का पैसा बाकी है, सब कुछ डिस्पर्स कर दिया है हमने, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जी तरफ सम्राट चौधरी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ आरएसएस की ताकत भी है। अब दिल्ली में जो बैठक हो रही है और बैठक हुई है, और जो पटना में 21 तारीख को नीतीश कुमार करेंगे, इस बैठक पर सबकी नजर है, क्योंकि देश भर के लोग इस बात की तरफ, देश भर की जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए में हो या एनडीए से बाहर हो, वो सभी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और बाकी के जो बड़े धड़े हैं, अखिलेश से लेकर के ममता बनर्जी तक, शिवसेना के उद्धव ठाकरे तक, शरद पवार तक, चंद्रबाबू नायडू, सभी इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि बिहार में किस तरह का नेक्सस तैयार होता है। जी क्योंकि जी 2022 से 2024 के बीच में बिहार ने जो जमीन तैयार किया था, उस पर बहुत बेहतरीन बैटिंग और फील्डिंग किया हम्म था इंडिया गठबंधन ने। अब जी आगे क्या, यानी भारतीय जनता पार्टी से यदि आपको लड़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा। मैंने एक और खबर किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर ये दल आपस में विलय कर लेते हैं या एकजुट हो जाते हैं तो संभावनाएं बढ़ेंगी, और जैसे ही विधायकों को, सांसदों को, एमएलसी को, राज्यसभा के सांसदों को ऐसा लगने लगता है कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन सत्ता की तरफ रुख कर रहा है, सत्ता में आ सकता है, तो उनके मूड और मिजाज दोनों बदलते हैं। यानी वो जो फैसला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, पाला बदलने का, उससे वो मन बदलते हैं। यानी जी एक मौका आया है, जिस मौके को अभी से अगर नहीं ग्रैब किया गया तो 2029 में तो ऐसे ही आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। और 2029 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी इन पार्टियों के सांसदों और विधायकों के से अपनी पार्टी, अपने गठबंधन को, अपने आप को मजबूत कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 300 का आंकड़ा भी पार कर सकती है अगर यही स्थिति इस विपक्ष की रही तो, भारतीय जनता पार्टी। हम्म बाबा, आपने जितना भी बात अभी बोला है, उन सारे बातों से मैं कहीं ना कहीं अभी एग्री कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, एक तरफ एनडीए है, उनके उनके अंदर कितनी खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप विपक्ष को देखिए, उनके पास तो फिलहाल वो नंबर भी नहीं है जो पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर भी विपक्ष के बड़े नेता मुस्कुरा रहे हैं और मानो ऐसे कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के अंदर जो असंतुष्ट बैठे नेताओं से है, उनसे कोई गुप्त डील कर ली है और आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने जा रहा है, जिसकी तैयारी अंदर खाने पूरी हो चुकी है। शिवांगी, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं एक लाइन में दे रहा हूं कि 2024 में नीतीश कुमार आखिर क्यों इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन के तरफ आए। तो उसके लिए उन्हीं 2 लाइनों में से मैं कहूंगा कि वादा था कि 7 सदियों तक निभाओगे, वादा था कि 7 सदियों तक निभाओगे, वादा तोड़ फिर नजरें कैसे मिलाओगे। जी सबसे बड़ी बात यह हुई कि इंडिया गठबंधन बना, आपस के कॉन्फ्लिक्ट और आपस के एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है कि उसके सामने कोई सर नहीं उठा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ, अगर यही वो इंडिया गठबंधन में होते तो अब तक कितना विद्रोह हो गया रहता। जी जी लेकिन बिल्कुल। अभी भी वो देख लिए झाल मुड़ी खाने के लिए पिछली लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी तरफ भी देख ले। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ज्वार भाटा तो भीतर है, लेकिन अब ये ज्वार भाटा फूटता कब है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसको फोड़ने वाला कौन होता है, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वादा था नीतीश कुमार के साथ कि उनके हाथ में कमान दिया जाएगा गैर भाजपाई दलों का, वो नहीं हुआ। अब मजबूरी है, तो क्या एक बार फिर से ये तैयारी की जाएगी? लगता तो है कि कुछ ना कुछ विपक्ष भीतर ही भीतर सोच रहा है, जैसा कि आप बता रही हैं, और भीतर खाने में कोई डील चल रही है। क्योंकि भाजपा से अब सबको डर होने लगा है, क्योंकि आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में अगर कोई बहुत मजबूत आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो, उसके पास सब कुछ साधन हो, तो उसके दरवाजे के सामने से लोग जाते हैं तो एक नजर देखते जरूर हैं। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई है कि वो अपना कद इतना बढ़ा लिया है ना कि आपके सर के टोपी गिरने लगी है। इसको बचाना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति का स्वभाव ही ऐसा रहा है,
यहाँ रोज नए समीकरण बनते हैं और पर्दे के पीछे का खेल कभी खत्म नहीं होता। यहाँ शह और मात की इस बिसात पर कौन सा मोहरा कब बाजी पलट ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति जो है और देश की भी राजनीति किस करवट बैठता है। तो राजनीति के इस पल पल बदलते घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।